अच्छा लिख दिया है इस पे। हाँ टाइम हो चुका, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल गई थी क्लास की? ओके। 29 क्या चीज? अच्छा, गड़बड़ रही इस बार। आगे से मैं टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कराऊंगा, है ना? आ जाओ फटाफट। याद है एग्जाम्पल? हाँ भाई, एग्जाम्पल याद है कि गाना याद है? हाँ, पॉडकास्ट सुनते हुए आ रहा था। अभी सुन के देखेंगे तो मालूम पड़ा कोई और पॉडकास्ट चल रहा होगा उसमें। पॉडकास्ट। पर कल से 8 बजे रहेगी क्लास, है ना? आज ही 8:30 से थी। आज पहले आ गए तुमसे। हाँ कल से तुम आ जाओगे, पता है 8 बजे दिक्कत होगी इसलिए थोड़ी सी। पर मैं भी कोशिश करूंगा, बस कैब कैंसिल ना करे ये मेरी। क्या होता है ना, 15-20 मिनट में लगते हैं आने में और फिर लास्ट में कैंसिल कर देते हैं लोग। कॉलोनी के आगे बैरियर लगा हुआ है, उसमें कार नहीं आ सकती अंदर। ठीक है, तो उसके लिए घूम के आना पड़ता है। तो ये लोकेशन दिखाता है कुछ और, पीएम मॉल की। तो पीएम मॉल पे वो खड़े के पूछता है, सर कहाँ हो? मैंने कॉलोनी के अंदर, गेट बंद है। मैंने घूम के आओ पूरा, कैंसिल। ये है यहाँ पर। हाँ आ जाओ, फटाफट बैठो, बस खुश रहो, बैठ बस बैठ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तेजी से तेजी से तेजी से। याद है? है? सही बोल रहे हैं? झूठ मत बोलना। कल तो नजर आए थे तुम हमें, नहीं आए थे? चलो कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा कल मैंने यहाँ से करा दिया था, थोड़ा बहुत करा दिया था ना मैंने? ये तो करा दिया था ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बेसिक। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन भी करा दिया तुम्हारे में तो मैंने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करना है। हाँ हाँ इम्प्रूवमेंट है, पर कुछ नई चीज और बढ़ गई है। एक न्यूरॉन है वो यहाँ आता है तो रात भर पेन रहा है शोल्डर में। मतलब कुछ ऐसे इसका पोस्चर चेंज हुआ है ना, और वेट इस पर आ गया। तो कोई यहाँ मसल्स होती है, कोई टेंडन या कुछ है, तो उसमें दिक्कत है थोड़ी सी। अब बेंडिंग नहीं हो रही है, ये यहाँ लास्ट बेंडिंग है, ये बेंडिंग होना तो है। अभी ये खुल खुल तो गया है इतना, और धीरे धीरे खुलेगा। हाँ भाई अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम हो चुका। सारे के सारे अलर्ट हो जाओ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ, लगभग जनता आ चुकी है। तुम रट्टा मारने लगे फिर से सबके सब। मैं मैं नहीं चाहता तुम ये रट्टा वाली आदत डालो भाई। कॉन्फिडेंस है या नहीं है? नहीं, कौन बोला नहीं? भाई तुम कल घर पे क्या कर रहे थे, याद करके आए हो ना? बेटा बंद कर दो। नहीं आई थी कल? है? तो चल तू रहने दे, वो भी कह रहा है मैं नहीं आया था, पता नहीं सही है गलत है। नहीं याद है? भाई अब तो याद हो गए होंगे। बंद कर दे अब। आ, 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 कौन से बंद करें?
तुम कहाँ है दूसरी वाली? कल तूने बताया था, उसने बताया था? तूने नहीं बताया था मुझे लग रहा है ना? हाँ, याद है ना? अरे भूल, जब भूल जाते हैं ना तो देखो ये कर रही है, लिख लिख कर याद कर रही है, कहाँ गई? हाँ, लिख लिख के याद करो, कुछ है थोड़ी ना। जैसे मानो फालम पॉरीफेरा, थोड़ा आंखें बंद करो, पॉरीफेरा में कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, बस उठाए, रफ रफ पेपर आता है ऐसे रफ, ये तो फेयर है, एक गंदा सा पेपर आता है काला काला, ठीक है, रफ कॉपी ले आओ, दो चार लिख लिख के याद करो, लिख लिख के, हाँ, ऐसा पेपर ले लो और लिख लिख के याद करो। हाँ, समझ गया ना मेरी बात? मैं सच कह रहा हूं तो मेरी बात मानो तो सही, तुम लिख के याद करोगे नहीं भूलोगे, पर मानने पड़ेगी बात, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ कर दिया और अपने चल रहा है कुछ और। क्या? मैं तभी तो मैं कह रहा हूं, तो तुम भूल रहे हो ना, जब तुम लिख के याद करोगे मैं गारंटी ले रहा हूं नहीं भूलोगे। अब इतनी बात मानो कि मैंने इतने सारे बच्चों पर अप्लाई किया है, नहीं भूले। आ जाओ भाई, इंतजार ही चल रहा था तुम लोगों का, चलो आ जाओ भाई। तू भी रट्टा मारेगा? अब इन लोगों की चलो मानता हूँ, ये मार लेते हैं रट्टा, कोई नहीं। गज बहुत खतरनाक रट्टा मारते हैं, खतरनाक वाला, किताब की किताब याद कर लेंगे पूरी की पूरी, ऐसा ही है ना? हाँ, तुम याद नहीं कर पाओगे। लग दो, तेरे दोस्त नहीं आए आज? चलो, चलो आने दो तब तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कल मैंने बेसिक बताया था, बेसिक में क्या बताया था मैंने, अब मैं नहीं पूछ रहा, अभी बाद में पूछूंगा, बीच में अचानक पूछूंगा, तुम जो खोल के बैठे हो ना। हाँ, मैं पढ़ाता जाऊंगा, जैसे मुझे याद आएगा सीधे स्टार्ट, ठीक है, टेंशन मत करना इस चीज के लिए। हाँ, पूरी क्लास में चलेगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही मुझे लगेगा मैं बीच में से खड़े हो, स्टार्ट, यही चलेगा अब 3 दिन, ठीक है। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम पहले करेंगे, कल मैंने बेसिक बताया था, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है आपको, क्लियर है बिल्कुल? इस चैप्टर में मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले आपको पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गोनैड्स के बारे में डिटेल सारा का सारा, ठीक है। मैंने बताया था ये चीज इंडिया के अंदर 10th क्लास में होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन, पर दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य, हमारे इंडियंस की सोच का, समझ रहे हो ना, मतलब वो इतना भी नहीं समझते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू उनका जन्म हुआ है, समझ में आया ना, जिस प्रोसेस के थ्रू वो दुनिया में आए हैं उसी के लिए वो खी दांत दिखाते हैं और अपनी गलत मेंटेलिटी लेकर के चलते हैं। टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नो डाउट, ठीक है, मैं नहीं कह रहा एक तरफा होता है, ठीक है, तो चीजें दोनों तरफ से, इसलिए गवर्नमेंट डरी हुई थी तो उसने 10th स्टैंडर्ड पर इसको अप्लाई नहीं किया, समझ में आया, जबकि और कंट्री में चीजें टाइम से अप्लाई होती हैं। फिर यहाँ 11th में भी अप्लाई नहीं किया उसको आगे 12th में अप्लाई किया, कहां पर अप्लाई किया? 12th स्टैंडर्ड पे आगे, जो थोड़ा डिले है, बट मजबूरी है गवर्नमेंट की और इंडियन की सोच की, वो कब चेंज होगी पता नहीं। समझ में आया नहीं आया? चलो कोई नहीं, हम इसको 12th में सब लोग सभी पढ़ चुके हैं कि बोर्ड का एग्जाम सभी ने दिया है, हाँ या ना? इसलिए 12th का जो सिलेबस है वो कंपेरेटिव 11 थोड़ा इजी लगता है क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दिए हो, हाँ या ना? सभी दे के आए हैं ना? हाँ, हाँ, कंफ्यूजन है वो, हो सकता है लॉकडाउन में कहीं निकल गए हो इधर उधर से, आजा बेटा, ठीक है। हाँ, दिए हो तो अच्छी बात है, तो बेसिक सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। गोनेट्स में मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis कंसेप्चुअल क्लियर करेंगे। फिर हम बाद में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट से, ठीक है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट फाइनल वो स्टेज बनती है जिसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन की पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देन आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होती है, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ने के बाद हमें समझना है कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या थी, यानी प्लेसेंटा। तो में से हिंदी मीडियम से भी है कोई क्या? प्लेसेंटा को क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? हाँ, अपरा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे हिंदी मीडियम के अंदर अब इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, पर उस जमाने में हिंदी मीडियम का मतलब है हिंदी, और राजस्थान में अभी भी हिंदी तो हिंदी ही है, समझ रहे हो ना? हाँ, वह हिंदी है, तो अपरा बोलते हैं प्लेसेंटा को। तो प्लेसेंटा पढ़ने हैं, पूरा पढ़ना है हम लोगों को, आजा बेटा आजा। और प्लेसेंटा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा 9 मंथ का पीरियड जो ह्यूमन में होता है, इसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं?
जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड के बाद आप समझने वाले हो उसके बाद, ठीक है, पार्चुरेशन, जो एक अद्भुत प्रक्रिया है। अद्भुत इसलिए बोला क्योंकि ये मतलब अगर तुम जब डॉक्टर बन जाओगे, समझोगे इस चीज को, तो नेचर ने क्या सोच के क्या बनाया है पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, तब जाकर के बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है। आप समझ रहे हो? हाँ, तो उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है। और फाइनली लैक्टेशन, हो सकता है लैक्टेशन में मेमोरी ग्लैंड के संग करा दूं, ठीक है, अक्सर कराता हूं, क्लब कर देता हूं मैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। समझ में आ गया चैप्टर को? तेजी से आ जाओ भाई, याद करके आए हो दोनों? पूछूंगा आज मैं, अभी पूछा नहीं है मैंने। जो लेट आ रहे हैं वो समझ लो अभी पूछा नहीं है, इंतजार ही चल रहा था तुम सबका, ठीक है। अभी तो रिवीजन करा रहा हूँ, जो कल बस चल रहा था, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अचानक से पूछूंगा बीच बीच में, तो अपने को अलर्ट रखना, ठीक है। ऐसा मत करना फिर। हाँ, तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, सब तुझे देख के सबको बोल रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात? तो अपने ऊपर मत ले लिया कर। अगर तुझसे भी कहूंगा तो तुझे समझ ना, तो तुझे देख के नहीं बोलूंगा मैं, इसको देख के बोलूंगा मैं। समझ गए ना? हाँ, तुझे देख के बोल रहा हूँ, तो तुझे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, इन सबको बोल रहा हूँ। हाँ, समझ में आ गया? तो अलर्ट रहना, और उसमें गड़बड़ कर गए तो पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ खड़े खड़े पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या? नहीं नहीं, बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस तुम्हें सीट की जगह यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो समझ गया ना मेरी बात? हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुम्हें एक पनिशमेंट मिलने। आ जा बेटा, तुम बहुत देर कर रहे हो। क्या? हाँ चल ठीक है, वो सुना देगा भाई। और उसने सुना दिया, तूने नहीं सुना पाया, फिर देखेंगे अभी। अभी देखते हैं अभी। हाँ चलो आगे, लेकिन तुम लोग ही सिलसिला चलता रहेगा ये मुझे लग रहा है। अब यहाँ आ जाओ। तो अब इसके बाद हमने कल एक चीज और स्टार्ट कर दी थी, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। दीज आर टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी किस बेस पर और सेकेंडरी किस बेस पर, ठीक है। अब कोई बात नहीं करेगा, बस एकदम साइलेंट रहेंगे पूरी क्लास के अंदर, जब तक मैं खत्म नहीं कर दूं। बस जब मैं पूछूंगा बस खड़े होना है, और सारे एग्जाम्पल जो मैं पूछूंगा वो बताने हैं। अब कोई किसी की आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम एकदम साइलेंट, और इधर पूरा फोकस मेरी आंखों की तरफ। समझ रहे हो ना? बस पूछूंगा, बताना है, बता दिया, बैठ जाना, नहीं तो चुपचाप से यहाँ आके खड़े हो जाना है। समझ में आ गया? हाँ। तो अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया, किस बेस पर किया, बस ये याद रखना है। अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, क्लियर। और सेकेंडरी मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट, क्लियर। तो मेल के अंदर प्राइमरी टेस्टिस होंगे, फीमेल के अंदर प्राइमरी ओवरी होंगे। यहां तक मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है आपको। अब मैं मेल वाला पार्ट स्टार्ट करता हूं। अगर मेल वाले पार्ट की बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें डिटेल्ड में। तो अगर मैं मेल में बात करता हूं तो वन पेयर टेस्टिस, टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये आपका टारगेट है, क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी का पहला पैरा, इस पहले पैरा के अंदर अपना लिख दिया है। वो टेस्टिस कैसे ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, एसेसरी डक्ट क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट जो कहीं ना कहीं गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इंक्लूड इन एसेसरी डक्ट? तो 4 डक्ट इंक्लूड होंगे। कौन कौन से? रटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से ही बनता है। तो चारों ध्यान रखने, चारों में क्या क्या इंक्लूड होंगे, ठीक है। रटी टेस्टिस, रटी टेस्टिस, ठीक है यार, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ये क्वेश्चन आएगा। एसेसरी ग्लैंड के अंदर भी 3 ग्लैंड इंक्लूड होंगे, जो आपको याद रखने हैं, जो डिटेल में पढ़ना है आपको। पहला मैं पढ़ाऊंगा सामाइनल वेसाइकल,
वन पेयर होते हैं। दूसरा पढ़ाएंगे हम प्रोस्टेट, सिंगल होती है। तीसरा पढ़ाएंगे काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल या इसी को हम बोलते हैं काउपर्स। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड होगी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, बस तुम समझते जाना। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें आप दो ही चीजें पढ़ने वाले हो, स्क्रोटम एंड पेनिस। ये आपका टारगेट है मेल का, ठीक है। हाँ, इसके अंदर बस इतना ही है, ठीक है। अब एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस। अच्छा, पहले मैं ओवरव्यू, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं उसमें पूरा ओवरव्यू आ जाता है, ठीक है, वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये लिख रहे हो क्या? लिखो। सॉरी, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करते चल रहे हैं। एक कॉमन डायग्राम होगा मेल का, एक कॉमन डायग्राम होगा फीमेल का, जिसमें लगभग सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। रिवीजन के टाइम पे देखना है और आगे बढ़ जाना है बस। जब नोट्स होते हैं ना तो लेफ्ट हैंड पे एनसीईआरटी रखा करो, ये आदत डालो, और एनसीईआरटी की लाइनें देखते रहो कि कुछ चीज ऐसी तो नहीं है छूट रही है जब नोट्स बने हैं तो। और एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने की हैबिट सभी डालो, कुछ तो रखो भाई, एनसीईआरटी तो रखो। अभी पूछा नहीं है मैंने कुछ भी, मैं इंतजार कर रहा था सब आ जाए पहले। कोई नहीं, अभी तुमसे पहले पूछेंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो? हो गया? हाँ, चलो आगे चल रहे हैं। अरे यार, सॉरी। हाँ, लगभग हो गया ना, आगे बढ़ रहे हैं।
मैंने कहा था कि दांत मत फाड़ना। मैं मैं बिलीव करो ना करो, मुर्गा बनाऊंगा यहां से और लाद दूंगा पीछे अलग। अगर दिमाग से गंदगी है, मैच्योरिटी नहीं है, तो कोई भी चीज चल रही हो, जब टॉपिक चल रहा होगा उस समय दांत मत फाड़ना बिल्कुल भी। अगर पढ़ना है सही ढंग से तो, अगर नहीं पढ़ना उड़ाना है तो मैं 2 मिनट में एनसीईआरटी डायग्राम निकालूंगा, समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। दिमाग की मैच्योरिटी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। पहले ही बोला हूं मैं, बैठो फटाफट। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, अच्छा इसमें एक एनसीईआरटी का एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। अगर हम ब्लैडर थोड़ा स्मॉल कर देना और यहां से यूरिटर दिखा देना, ऊपर से एक यूरिटर आएगा, एक यूरिटर यहां से आएगा। ऊपर एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस के एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंड पर एपिडिडाइमिस। यहाँ पर वास्ता डिफरेंस आ गया, ट्यूबुलर पार्ट। एपिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में दे रखा है। ejaculatory duct, ampulla, seminal vesicle।
ये पार्ट मैंने ऐड किया है क्योंकि एनसीईआरटी आपकी लाइन कवर हो जाएगी, जो क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। Vast difference. पूरी प्रोस्टेट है, और ठीक प्रोस्टेट के नीचे बल्बो यूरेथ्रल। वन पेयर, also called Cowper's gland. यूरिनरी ब्लैडर बता चुका हूं मैं। सेम स्ट्रक्चर इधर होगा, पर मैं हाफ पार्ट दिखा रहा हूं क्योंकि इधर ग्लैंड्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। टेस्टिस यहां पर एक चैम्बर में होते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं उस तरीके से। और सैक में कनेक्ट होते हैं सैक से गुबरनेकुलम के थ्रू। अब आ जाओ, testes is a primary sex organ. Primary sex organ पहला। Each testis present in अच्छा ये भी लिखते हैं, there's a scrotum, external genitalia, scrotum। Outside the abdominal cavity होता है जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और ईच स्क्रोटम, ईच क्या सिंगल ही होता है, ठीक है। टू स्क्रोटल सैक, टू स्क्रोटल सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, टू स्क्रोटल सैक। हर एक क्या एक ही स्क्रोटम होगा, उसमें दो स्क्रोटल सैक होंगे, और हर एक स्क्रोटल सैक में सिंगल टेस्टिस होती है। मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ, मेंटेन टेम्परेचर ब्रैकेट में दूं 2 से 2.5 बिलो बॉडी टेम्परेचर। अगला टेस्टिस होगी गुबरनेकुलम, यहां आप ऐड करोगे गुबरनेकुलम। पहले थोड़ा मैं डिटेल भी लिखाता था, क्योंकि जब बच्चा यूट्रस में होता है तो टेस्टिस कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। हाँ, इनिशियल फेज में, ठीक है। जब लगभग 5 महीने के बाद ये कह सकते हो इनकी डिसेंडिंग होती है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से। उस समय गुबरनेकुलम का रोल होता है, पर अभी पुरानी बातें हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है। बट गुबरनेकुलम एक समझो लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टेस्टिस की डिसेंडिंग में हेल्प करते हैं, बस इतना याद रखो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, एनसीईआरटी की सारी लाइनें ऐड करनी है, एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़नी नहीं है डायग्राम के अंदर। अब यहां जो दिख रहा है ये है एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस की पोजीशन एनसीईआरटी में दे रखी है। ये टेस्टिस के एंटीरियर होता है या पोस्टीरियर होता है?
पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस, पोजीशन क्या होगी, पोस्टीरियर। इन सब पर क्वेश्चन बनेंगे जो मैं ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। अब टेस्टिस से एक डक्ट निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। वासा इफ्रेंसिया अलग होता है, वास डिफरेंस अलग होता है, कंफ्यूज मत होना। वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ते हैं, टेस्टिस को एपिडाइमिस से जोड़ते हैं, वासा इफ्रेंसिया है ये, जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए वास डिफरेंस अलग होता है, ठीक है, जो एपिडाइमिस से निकलता है वो वास डिफरेंस है। अब यहां हम बात करेंगे, एक आपको कैनाल लाइक, जैसे घड़े की गर्दन होती है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ, इसको एक कैनाल नाम देते हैं, इनग्यूनल कैनाल। इसके अलावा ये वास डिफरेंस अकेली ही नहीं जा रही है एब्डोमिनल कैविटी में, ये वास डिफरेंस एक कॉर्ड की फॉर्म में जा रही है, कॉर्ड। तो ये पूरी कॉर्ड का मतलब है इसके अंदर कई चीजें होंगी, खाली वास डिफरेंस नहीं होगी, और भी चीजें होंगी, वो सब कुछ जो टेस्टिस के अंदर एंटर करता है एब्डोमिनल कैविटी से, पूरी कॉर्ड होती है। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो एक्चुअल में जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का डायग्राम है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में वो सब कुछ होता है जो एक सेल को रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो उसके अंदर आर्टरी हो, वेन हो, लिम्फ वेसल्स हो, बहुत बढ़िया, नर्व हो, एटसेट्रा। या वास डिफरेंस भी तो है यहाँ पर, वास डिफरेंस हो, मसल्स हो, मसल्स भी होते हैं, एटसेट्रा। ये सब के मिलने से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे देखो इसकी कॉर्ड है, ये पूरी कॉर्ड में कई वायर होंगे, ठीक है, ये पूरी कॉर्ड है, कॉर्ड में कई वायर होंगे इसके अंदर, ठीक है।
कभी पीपीटी तो होनी चाहिए थी ना नीचे। अरे भाई वो कभी लिखा हुआ सब चला गया तुम्हें टाइम का। उसमें ऐप में भी अपलोड नहीं होगा कहीं। चलो क्या बताएं यार, सब समय निकल गया, कर दो अब जो है। उस रिकवरी में देख लिया ना कोई तरीका, और कोई तरीका तो नहीं है। टाइम जैसे से बताया था। हाँ, और ऑप्शन क्या है बताओ। फिर डालो, फिर दिक्कत ही नहीं फिर। एक फिर से आ गई, ये देखना, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। अरे एक दूसरे, ये दूसरी डाल, अरे ये कल वाला है ये तो। हाँ, आज भेजा तो वो देखो। हम्म, लेकिन फाइल कहाँ से, नोट फाइल तो पीडीएफ होगी ना ये तो। अरे डाउनलोड में टाइम लग जाएगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। करो। ठीक है, चेक करना वही करवा लीजिए। हाँ ठीक। अब टाइम बर्बाद। अब मैं एक तेजी से लिख, तुम बना रहा हूँ तो हमने जो करना है करते रहना, ठीक है। ये तो हम पूरा कर ही चुके हैं। नोट्स तो प्रॉपर देने पड़ेंगे ना, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद ना आए। वास डिफरेंस दिया, वास डिफरेंस, सॉरी।
एपिडाइमिस एंड वास एसेसरी ग्लैंड के अंदर आ जाओ। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रम। एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आ जाओ। स्क्रोटम, पेनिस। सेमिनल वेसिकल वन पेयर, प्रोस्टेट सिंगल, काउपर्स अगेन वन पेयर। एपिडाइमिस, पॉट लाइक स्ट्रक्चर, स्पर्मेटिक पॉट, sac like structure, gubernaculum, पूरी सिंगल कॉर्ड होगी। लीटर,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, स्क्रोटम,
लिख डालो फटाफट। सॉरी, कम से कम नोट सब मिल जाएंगे, प्रॉपर रहेंगे आपके, ठीक है। सारे पॉइंट ऐड कर दिए, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, पूरी कवर्ड है। हो गया। अब यहाँ ट्रांसफर मतलब साइड व्यू है, एक टेस्टिस दिख रही है, पर एक्चुअल में यहाँ क्या है, वन पेयर, ठीक है। और हर टेस्टिस एक सेपरेट सेक में है। स्क्रोटम एक है पर स्क्रोटल सेक दो हैं, जिसमें सेपरेटली अलग अलग टेस्टिस हैं। क्लियर है? या एक वास्ट डिफरेंस दिखा रहा हूं, साइड व्यू है, ऐसी दूसरी भी होगी, ठीक है। वो दूसरी यहां से एंटर करेगी, यहां पूरा सिस्टम ऐसे आएगा, पेयर में होते हैं सारे के सारे। तो एक साइड व्यू दिखाया है मैंने, हाफ व्यू, जिसे लिख पाऊं आसपास सब जगह। हाँ, अगर कोई डाउट है, बच्चा अक्सर पूछता है सर इंगुइनल कैनाल समझ में नहीं आ रही, और स्पर्मेटिक कॉर्ड में कोई डाउट तो नहीं है। स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंगुइनल कैनाल और इजैक्यूलेटरी डक्ट, तीन कंफ्यूजन रहते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट दो डक्ट के मिलने से बनी है, एक एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं, उसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड इतना दिखाया है मैंने, ये पूरा ही होता है नीचे से कॉर्ड की फॉर्म में, ऊपर जा रही है, पूरी कॉर्ड ही जा रही है, पर पूरी कॉर्ड ना बना करके मैंने हल्का हिंट दे दी है, ये कॉर्ड है, इसमें इतने सारी चीजें हैं, उसमें से एक पार्ट है वास्ट डिफरेंस जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है। और स्क्रोटम की एक कैनाल है जो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग ऑफ स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी, तो उसमें ऑप्शन क्या लगाना है आपको, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। वैसे इंग्विनल कैनाल बंद होती है एकदम, टिश्यू से एकदम पैक्ड होती है, कैसी होती है, पैक्ड, एकदम बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी, सील्ड होगी, ठीक है। पर जन्म के टाइम पर अगर ये थोड़ी खुली रह जाती है, तो छोटे से बच्चे के अंदर भी इंग्विनल हर्निया देखने को मिलता है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है। तो उस समय डॉक्टर कुछ नहीं कहते, बट आगे थोड़ा सा बच्चा 1-2 साल का हो जाए, फिर थोड़ी सर्जरी करके उसको ब्लॉक किया जाता है। बड़े लोगों के अंदर भी इंग्विनल हर्निया हो जाता है, अगर आप बिना प्रिकॉशन के हाई वेट लिफ्टिंग करते हो, या कोई बड़ा वजन उठाते हो, गल्ले की बोरी उठाते हो, समझ रहे हो, तो इंग्विनल हर्निया हो सकता है। या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जहां वो 40-50 क्रॉस करते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, तो उनके एब्डोमिनल कैविटी के जो टिश्यू होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और अचानक से उनको भाई नहीं पता होता, कोई वजन उठाना पड़ जाए, तो ये टिश्यू यहां से ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आके फंस जाती है। इसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, हर्निया का मतलब है, जरूरी हर्निया 50 टाइप का होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। हर्निया का मतलब है एब्डोमिनल टिश्यू का वीक हो जाना और इंटेस्टाइन का उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना, इट इज अ हर्निया। पोजीशन के अकॉर्डिंग इसके कई टाइप हैं, ठीक है। फ्रंट हर्निया भी होता है, साइड हर्निया भी होता है। अगर मेल का केस है तो इंग्विनल हर्निया, तो किस भाई जो आपकी जो पाउच है जिसमें इंटेस्टाइन है, वो एक टिश्यू से मिलकर बनी है, अगर वो कमजोर हो गई तो इंटेस्टाइन में हाई प्रेशर होता है, तो प्रेशर से इंटेस्टाइन उसमें पेनिट्रेट कर जाती है, जिस पार्ट में जिस साइड में पेनिट्रेट करेगी उसके हिसाब से हर्निया का हम नाम रख देंगे। समझ में आ गया? तो हर्निया मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा होगा आपने, जो पेट में बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो पेट फूल जाता है अचानक से इंटेस्टाइन की वजह से, एब्डोमिनल हर्निया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। पर ये अक्सर कर ये कॉमन है, ये वाला हर्निया बड़ा कॉमन है, ये वेट लिफ्टिंग की वजह से होता है। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जब जिम में जाते हो तो एक बेल्ट जो लोग पहनते हैं वेट लिफ्टिंग करने वाले, एक टाइट बेल्ट पहनते हैं, या तुमने देखा होगा, या कभी कुली को देखा होगा, वो कुछ भी हो एक लाल गमछा जरूर डालेगा, जब भी वो सूटकेस से आपको उठाएगा तो पहले कमर को कसेगा अच्छे से, ठीक है। या आपने गल्ला मंडी कभी गए हो, गेहूं चावल, वो क्विंटल की बोरी होती है, एक क्विंटल 100 किलो, समझ में आया? तो 100 किलो की बोरी उठाने से पहले वो अपना गमछा उतारेगा, कमर में टाइट से बांधेगा, तब वो उस बोरी को उठाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रिकॉशन नहीं रखा तो इंगिनल हर्निया होने की प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? वैसे उसमें कोई होता नहीं है, जरा सा एक मतलब ये यहाँ से टिश्यू वीक हो जाते हैं, तो फिर बाद में हल्की सी सर्जरी करके यहाँ पैच लगा दिया जाता है, ठीक है, सिंपल। छोटा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी होता है, ओल्ड एज पर भी तो मतलब होने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि वजन तो लोग उठाते ही हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये वाले टिश्यू वीक हो जाते हैं, ठीक है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, किसी में भी होता है, पर इंग्विनल
टर्म ओनली मेल के लिए लगाते हैं, ठीक है। हर्निया 50 टाइप का होता है, ठीक है। ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, यहीं से वास डिफरेंस जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूपिंग करती है, समझना मेरी बात, लूप बनाएगी ऐसे। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आया हुआ, ये लूप कहां बनाती है, कौन बनाता है लूप, वास डिफरेंस। और एक एम्पुलरी स्ट्रक्चर में खुलती है, इसमें स्पर्म आगे क्या हो जाते हैं, स्टोर, स्टोरेज ऑफ स्पर्म काम करता है यहाँ पर, ठीक है। और एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर कॉमन डक्ट बनाते हैं, जो यूरेथ्रा में खुल रही है, इसको क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आया हुआ है, इजैक्यूलेटरी डक्ट किन दो डक्ट के मिलने से बनती है, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के मिलने से कॉमन डक्ट बन रही है, इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। हाँ, बस छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है आपको, इन्हीं में कंफ्यूज रहता है बस, ठीक है। अब अगला, फिर यहां तो क्लियर है, यूरेथ्रा है, मेल में यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कॉमन डक्ट है। इसी से ध्यान से देखो कि ऊपर यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा हुआ है, यूरिन पास होगी। इसी से ध्यान से देखो कि इजैक्यूलेटरी डक्ट टू ही कनेक्टेड है, यानी सीमन भी यहीं से पास होगा। सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन केस ऑफ मेल। फीमेल के केस में हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं बोलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब यहां मैं डिटेल में आगे बता दूंगा, इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ दो है, एक स्पॉन्जियोसम है जो ग्लैंस पेनिस बनाता है, एक साइड में होते हैं, पेयर में होते हैं, सेम इधर भी होगा, ठीक है। और फाइनली यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, इसको यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं, एनसीईआरटी टर्म लिख रहा है मिएटस, तो मिएटस का मतलब ओपनिंग एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना ऑप्शन में अगर मिएटस ना हो तो, कुछ और हो तो, ठीक है। और ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए फोर स्किन होती है, ठीक है। इसको प्रीप्यूस भी बोल सकते हो, फोर स्किन भी बोल सकते हो। अब बताओ जहां तक कोई डाउट है। अब एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम दे रखे हैं, अच्छा, इन डायग्राम में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो इतना पूछेगा, इतना पूछेगा, ये हटा देगा, सब सब इरेज कर देगा, एबीसीडी करके पूछेगा। तो ये तो समझ में आ ही रहा है भाई, क्या आ रहा है, यूरिटर, यूरिटर आ रहा है, इसमें डाउट है ही नहीं। ये ब्लैडर समझ में आ ही रहा है, ब्लैडर, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल भाई, जो भाई यहां से, ठीक है, इसके मिलने से कॉमन डक्ट बन रही है, इजैक्यूलेटरी डक्ट होगी, किसके साथ मिल रही है, सेमिनल वेसिकल के साथ ही तो बन रही है। तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मतलब ये हटा दिए जाए तो तुम समझ पाओगे ना कहां पर क्या है, ठीक है। अब फाइनली ये भाई यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है और क्या बन रही है, यूरेथ्रा, ठीक है। पेनिस समझ में आ ही रहा है। अब यहां तुम्हें समझ में आ रहा है, एक सिंगल सिंगल ग्लैंड दिख रही है आपको, प्रोस्टेट, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल दिखा रखी है इन्होंने, दिखा रखी है, ठीक नीचे बल्बो यूरेथ्रल दिखा रखी है इन्होंने, इट इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। वास डिफरेंस तुम समझ रहे हो, टेस्टिस से निकल रही है क्या, वास डिफरेंस, ठीक है। और क्या बच्चा, पेनिस समझ में आ रहा है, ग्लैंस पेनिस समझ में आ रहा है, फोरस्किन समझ में आ रही है। इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, अगर हटा करके एबीसीडी लेवलिंग कर दी जाए, उसमें क्वेश्चन बनाया जाए तो तुम ना बना पाओ। समझ गया, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक फ्रंट व्यू और दे रखा है, जिसमें एक्चुअल में दो टेस्टिस दिखा रखी है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग से बनाता हूं, यहां कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी के अंदर, पर अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन जाए तो तुम्हें समझना तो होगा कि एक्चुअल में एपिडाइमिस, ये पूरा कॉइल्ड पार्ट है, ये देखा पूरा कॉइल्ड पार्ट एपिडाइमिस है। वास डिफरेंस, इससे जो बाहर निकल रही है, सॉरी वासा इफ्रेंसिया, जो अंदर वाली है इफ्रेंसिया है, जो बाहर निकल रही है डिफरेंस है। क्लियर है। रटी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होते हैं, मैं अलग दिखाने वाला हूं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस के अंदर होते हैं, मैं अलग से दिखाऊंगा, इसमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वास डिफरेंस उसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यूरिटर आपको समझ में आ गया, ये लूपिंग कर रहा है, समझ में आ गया, ब्लैडर समझ में आ गया, वेसिकल समझ में आ गया, प्रोस्टेट समझ में आ गया आपको। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना समझ पाओ, बस जो भी मिक्सिंग होगी वो यहां पर होगी। इन चार को समझना है, जो ऊपर क्योंकि तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम छपा होगा पेपर पे, तो समझना ये जो दिख रही है ये क्या होगी, एपिडाइमिस। इसके अंदर जो ट्यूब्स दिख रही है क्या होंगी, वासा इफ्रेंसिया। उसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल क्या होगा, मान के चलो यहाँ रटी टेस्टिस होगी, और अंदर क्या बने होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने होंगे, जो मैं आगे अलग डायग्राम में दिखाऊंगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है ये छूटेगा तो नहीं आपसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बेसिक टेस्टिस पर आते हैं, ये तो ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब टेस्टिस एनसीईआरटी दो तीन बातें बोल रही है, जो मैं डायग्राम में मैंने ऐड कर दी है, बस इसकी डायमेंशन याद रखना। मैक्सिमम ऑर्गन का ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्मल, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने डायमेंशन दे रखी है, ओवल शेप होती है टेस्टिस, लेंथ भूलोगे 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना होगा, 14 ग्राम, 14 ग्राम। ये एनसीईआरटी के 3 पॉइंट आ गए। पोजीशन मैंने बताई दी है। मोस्टली मैमल्स में टेस्टिस कहां होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा ज्यादा होता है,
मैमल्स की बात चल रही है। तो बॉडी को क्या करना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेचर ने क्या काम किया, टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कर दिया। पर कुछ मैमल्स में इंटर एब्डोमिनल भी होती है, आप जानते हो। वही मैमल्स जो काउंटर करंट डेवलप कर पाए, अपने को एडेप्ट कर पाए, समझना, टेस्टिस को अंदर रखने के लिए, जैसे एलिफेंट है, व्हेल है, ठीक है। मैमल्स के अंदर प्रोटोथीरियंस, डकबिल प्लेटिपस, याद आया? हाँ, इसमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, स्क्रोटम इसमें होता ही नहीं है। डकबिल प्लेटिपस ऑर्निथोराइनकस अभी कल ही में पढ़ा कर चुका हूँ। हाँ, उस पर क्वेश्चन आता है, उस पर आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। और कितना टेम्परेचर लो की रिक्वायरमेंट होती है, 2 से 2.5 बॉडी टेम्परेचर से। तो इस पैरा के अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। क्यों जरूरत है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, कुछ लोगों में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल रह जाते हैं, तो उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की दिक्कत आती है। और अगर ट्रीटमेंट टाइम से नहीं हुआ तो टेस्टिस का कैंसर होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो हाई टेम्परेचर है। भाई इतना टेम्परेचर उनके लिए आई, लंबे समय तक अगर वो टेम्परेचर एक्सपोज होता रहा तो उन सेल्स के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और टेस्टिस कैंसर और एक प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, टेस्टिस कैंसर तो इतना कॉमन नहीं है, पर प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है, ठीक है। मैं एक अपना शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको भी अपने फैमिली में शेयर करना है। फैमिली में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तुम लोग तो शेयर नहीं कर पाओगे, पर तुम जरूर करना, ठीक है। तुम कई लोगों की जान बचा सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े गांव में गया हूँ, तो बुजुर्गों को नहीं पता, उनको पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो एक तो हेजिटेट करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ठीक है। अब तुम बच्चे हो, अब वो बूढ़ा इंसान तुम्हें कैसे बता देगा कि पेशाब की प्रॉब्लम है, ठीक है। जहां 50 और 60 साल क्रॉस हुई तो प्रोस्टेट का स्वेलिंग बड़ा कॉमन है, और जैसी प्रोस्टेट स्वेल्ड अप होती है, यूरिथ्रा प्रेस हो जाती है। अब उनको पेशाब करने में दिक्कत आती है, रुक रुक के करते हैं, पेन होता है, पर उनको लगता है कि भाई पता ही नहीं क्या है, और उनको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। और इस समय इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं हिंट दे रहा हूँ, या आर्टिकल पढ़ लेना आप। इसलिए ऐसे लोगों को आपको सिर्फ एक अवेयर करना है। सिंपल सी एक मेडिसिन आती है, किसी भी मेडिकल पे मिल जाती है, ठीक है। एक सिंगल दवा रोज लेनी होती है, ठीक है। वो प्रोस्टेट कैंसर से बचा लेती है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो स्वेलिंग को कम कर देती है, ठीक है। तो ऐसे बुजुर्गों को गवर्नमेंट ने बहुत सस्ती टैबलेट भी कर दी है, शायद 50-60 रुपए का एक पत्ता आता है, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। और शायद 30-35 का भी आता है, कोई दिव्य करके जो आता है गवर्नमेंट का, एक वो है जन औषधि, हाँ। तो इफेक्टिव है। तो क्योंकि अभी जैसे कुछ गांव में थे, तो मैंने कुछ पैकेट भिजवाए भी थे वहां पर, ठीक है। कुछ लोगों जो मैं जानता था कि भाई, जिन्होंने मुझे बताया था कि दिक्कतें हैं, ठीक है, तो मैंने बता दी भाई सस्ती है, कुछ मैं दे दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको सबको अरेंज करके रूटीन में लेनी पड़ेगी। अगर वो रूटीन में लेते रहेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम फिर आनी नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये चीज आप बिना हेजिटेशन के पर सभ्यता से, ठीक है, जो भी बुजुर्ग घर में है पूछना, क्या दादा बाबा जो भी तुम्हारे हैं, क्या आपको पेशाब करने में दिक्कत तो नहीं आती, ठीक है। आती है तो बताना कि ऐसे ऐसे डॉक्टर से हमारी डिस्कशन हुई, बताना इस तरीके से कि इस एज पर आती है, ठीक है। उसका समाधान एक सिंपल सी टैबलेट है। अगर आती है तो आप ये टैबलेट 10 का टैबलेट लाके दे देना उसको, ठीक है। नाम मैं बता दूंगा, किसी कॉमन है, वो सब जगह मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो उसको 10 दिन खाएंगे ना, तो तुम्हें वो दुआएं देंगे, दुआएं नहीं देंगे, मतलब ऐसे आशीर्वाद देंगे तुम सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेन होता है बहुत ज्यादा। और उनको ये नहीं पता, कि उनको ये बताना नहीं मत कि इससे कैंसर हो जाता है, ठीक है। उनको बस एक पेशाब की प्रॉब्लम है, ये गोली खा लो, इससे आपको समस्या समाधान हो जाएगा। जब जो 10 दिन गोली, 10 दिन के 5 दिन के अंदर ही वो कहेंगे ये क्या जादू कर दिया इस बच्चे ने, ठीक है। तो आपको दुआएं देंगे, वो अलग अलग है, ठीक है। और एक डायरेक्टली आप उनकी जान भी कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दोगे, बुढ़ापा और आगे बढ़ा दोगे उनका। समझ में आया कि प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ अनअवेयरनेस की वजह से फैल रहा है। समझ में आ गया? लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से फैल रहा है, ठीक है। और जब पता चलता है तब तक ये समय बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है प्रोस्टेट का, और साइज बढ़ने से उतना तो ये कैंसर है, ठीक है। और वो स्प्रेड भी हो जाता है, फिर समस्या ये हो जाती है, फिर उसके लिए फिर तो ठीक है। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है। तो ये अवेयर रहना, और जो भी तुम्हें मिले उसको इन्फॉर्मेशन देना। समझ में आई? और तुम लोग अगर किसी को दे सकते हो, तो जैसे दादी है घर में, दादी के माध्यम से कहीं पहुंचा दो इन्फॉर्मेशन। समझ में? कोई भी ऐसे हैं कि अगर किसी को भी यूरिन में दिक्कत आती है, तो मेडिसिन आती है, वो आपको नॉर्मल लेनी है और वो उसको देनी है। समझ में आया? नहीं तो वो सीधी सी बात है, प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है,
वो मैं बता दूंगा, नॉर्मल किसी मेडिकल मिलता है, ठीक है, अल्ट्रा करके कुछ है, मैं बता दूंगा, दिमाग से निकल रहा है मेरे, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़ रहा हूं। अब एक टर्म है एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, पर नीट में आया हुआ है, ठीक है, नीट में से भी आया हुआ है, बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑफ, ऑप्शन पूछा है 4 में से, इट इज टॉमी, टॉमी माने क्या होता है, रिमूव कर देना, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ये टर्म में बड़े कॉमन है, सुने होंगे। देखिए वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी तो पढ़ा है आपने, ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कोलिसिस्टेक्टोमी, जो आज बड़ा कॉमन है फीमेल्स में, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, और वहां पर भी आज हाँ एक नया कैंसर और आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर कैंसर, ये मतलब पता नहीं हो क्या रहा है, क्योंकि इन दिनों जब मैं देखा तो मैं देखा गॉल ब्लैडर कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, और जब आप ध्यान ही दोगे ना, कोई चीज सूझ रही है तो तुरंत कैंसर में कन्वर्ट हो रही है, बड़ा साइज हो रहा है कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर वो समस्या फिर वही फैलता है, कोई इलाज है नहीं इनका, ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर समय से पहले जरा भी पेन हो, किसी को भी आसपास नजर आए, तुरंत अल्ट्रासाउंड करा करके गॉल ब्लैडर चेक कराओ तुरंत, ठीक है, और नजर आए तो तुरंत उसको रिमूव करा दो, यानी क्या इसको रिमूवल का बोलते हैं, टॉमी, टॉमी माने रिमूव करना, कोली, कोली मतलब होता है बाइल, सिस्ट, सिस्ट मतलब होता है ब्लैडर, टॉमी मतलब रिमूव कर देना, कोलिसिस्टेक्टोमी, समझ में आ गया। एक बड़ा कॉमन चीज आ गई है, यूट्रस के अंदर सिस्ट का बन जाना फीमेल्स के अंदर, यस, ओवरी नहीं, यूट्राइन सिस्ट, बाद में यूवरी सिस्ट भी हो सकते हैं, यूट्राइन सिस्ट बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, मैं अपने नोन में इतने लोगों को जानता हूं, जो फ्रेंड सर्किल है इतने हैं कि हाँ उनकी मदर के किसी न किसी के सिस्ट बन रहे हैं, सिस्ट मतलब इंटरनल कैंसर, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेता, ठीक है, यूट्रस को बोलते हैं हिस्ट्रा, हिस्ट्रा के रिमूव करने को बोलते हैं हिस्ट्रेक्टोमी, तो डॉक्टर आंखें बंद करके हिस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, और मोस्टली हिस्ट्रेक्टोमी के अंदर ओवरी भी रिमूव करने पड़ते हैं, और जहां पर हार्मोनल डिसबैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो कुछ टैबलेट्स आते हैं, उससे वो मेंटेन हो जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, पर ये बहुत एक्सपर्ट के थ्रू कराना चाहिए, तो कई जगह, समझ रहे हो ना, अब मेरे मुंह से गालियां निकल जाती हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, ऐसे कुत्ते, क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं उनको, ऐसे लोग हैं जो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, अभी 2 केस मेरे बिगाड़े जानकार के, हिस्टेरेक्टोमी के चक्कर में उनका यूट्रस तो उड़ाया, साथ में ये यूरिनरी ब्लैडर कट कर दिया उनका, अब इतनी सर्जरी हो चुकी है, अब बड़ा टिपिकल कंडीशन है, ठीक है, फिर उनको एसएमएस जयपुर में दिखाया, अब वहां भी इतना बड़ा सर्जरी होता है इसका, अब एक सर्जरी झेलना एक पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, अब मल्टीपल सर्जरी, ठीक है, तो समस्या बहुत सारी है, तो इसलिए जब भी ऐसी चीज कराओ पूरी बैकग्राउंड पता करके, जिसने खूब अच्छी सर्जरी की हो, ठीक है, 2 रुपए का मतलब कुछ पैसे ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर सही जगह, समझ में आया नहीं आया, तो एक टर्म आता है यहां पर, टर्म आएगा टोमी, ऑर्ची, ऑर्ची मतलब क्या हो गया, टेस्टीज, ऑर्चीडेक्टोमी, ऑर्ची टेस्टीज, ऑर्चीडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टीज, समझ में आ गया, ठीक है, हिंदी में इसको ग्रामीण क्षेत्रों में बदियाकरण बोलते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है, अब तो नहीं होता कि उस जमा, अब तो ट्रैक्टर सबके पास आ गए, मशीनें सबके पास आ गई हैं, ठीक है, पहले मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में ये तो जो प्रधान टाइप के होते थे ना पैसे वाले, उनके यहाँ ट्रैक्टर होता था, तो पैसे देकर के कहते थे कि भाई हमारे खेत पर ट्रैक्टर 2 घंटे चला दे, यही होता था, ठीक है, या सबके पास अपने अपने बैल होते थे, अपने बैल से ही खेत जोते थे, गाड़ियां चलाते थे, ठीक है, जो भी है काम उसी से होते थे, तो बैल का बड़ा रिवाज था, जो अब आज की डेट में खत्म होता जा रहा है, बैल सांड से बनता है, ठीक है, अगर सांड समझते हो ना, हाँ, उसकी अगर हम ऑर्चीडेक्टोमी कर दें, उसके बच्चे की जन्म लेते ही करनी पड़ती है, तो बैल में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या होती है, ऑर्चीडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टीज, या देसी भाषा में कहते हैं क्रशिंग ऑफ टेस्टीज, समझ में आया, ठीक है, तो क्रशिंग ऑफ टेस्टीज कास्ट्रेशन कहलाता है, क्रशिंग ऑफ टेस्टीज, रिमूवल ऑफ टेस्टीज, कास्ट्रेशन मेक द एनिमल लेस एग्रेसिव, क्योंकि सांड से तुम खेत जुतवा सकते हो क्या, सांड से कोलू चलवा सकते हो, कोलू जानते हो, हाँ, आज की डेट में ठंडी का टाइम है, गुड़ बनता है, गुड़, हाँ, बड़ा मतलब देसी गुड़ बनता है, कभी है कोल्हू का गुड़ बनता हुआ, गरम गरम गुड़, मतलब मिठाई भूल जाओगे तुम, ठीक है, कुछ चीजें हैं और खानी चाहिए, चीजें ऐसी चीजें मिल जाए ना, तो हाँ, कोल्हू का गुड़ जो होता है ना बहुत टेस्टी होता है, तो उसमें बैल क्या होता है, घूमता है, हाँ, उस समय जो सरसों का ऑयल था वो भी कोल्हू से ही निकलता था, बैल घूमते थे, आज हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, उसका मतलब हाँ वो फेमस है, और उसका ऑयल आम मिल्क के ऑयल से बहुत महंगा है, समझ रहे हो, कहता कोल्हू का है भाई, सामने निकल रहा है, तो खुल के कहता है, खुल के बाहर वालों से 100 रुपए महंगा देता है, और लोग लाइन लगी है उसके यहाँ,
पूछता नहीं है। तो चीजें ऐसी हैं, लोग पुराने जमाने को फिर वापस अपना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने इशारों पर चलाना है किसी एग्रेसिव एनिमल को तो कास्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो एंड्रोजन के सोर्स तो और भी है, एड्रिनल भी है, पर कास्ट्रेशन से एंड्रोजन का क्या होता है, सोर्स कम हो गया, तो अब वो इतना एग्रेसिव नहीं रहा, अब उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आया? इसीलिए पहले बहुत सारी चीजों के अंदर इन एनिमल्स को यूज किया जाता था, चाहे वो बैलगाड़ियां हो, ठीक है, चाहे वो कोलू हो, चाहे वो हल खेत करना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक, इसी को क्या बोलते हैं, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन समझ में आया? आया नहीं आया? लेस एग्रेसिव, इसको डोडिसिल बोलते हैं, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया यहां पर, कम हो गया। यहां तक कोई डाउट? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया, बुल कन्वर्टेड टू बुलॉक। बुलॉक का मतलब हो गया ऑक्स, ठीक है, और बुल समझ में आ गया सांड। अरे हाँ या ना? हाँ, बाहुबली में देखा होगा। हाँ ठीक है, चलो अब ये डायग्राम है, मैंने बना के छाप रखा है, टाइम बच जाता है, बनाने में भी 2 मिनट लगते हैं, कोई है नहीं इसके बनाने के अंदर, तो मैं बता दूं, मैं एक आपको ओवल शेप डायग्राम खींचना होता है, ये ओवल शेप खींचा, ठीक है, मैं बता दूं, ठीक है, थोड़ा जैसे तुम्हें ये ना लगे कि और टिपिकल है, ये ऐसे करके ये बनाते हैं, यहाँ एपिडाइमिस बनाते थे इस तरीके से, और यहां से वॉस डिफरेंस, इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है, पर मैंने थोड़ा अच्छा सा बना के पहले से ही लगा रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए हाथ से बनाया है मैंने, जिससे तुम्हें ये लगे कहीं छपा हुआ वैसा है, मतलब प्रिंटिंग वाला है किताब का। ये तो बनने में 2 मिनट लगते हैं, ये बन गया एपिडाइमिस। एपिडाइमिस ये इसकी कवरिंग हो गई, ये टेस्टिस आ गई, ये वासा इफ्रेंसिया हो गए अंदर, और यहाँ पर रटी टेस्टिस हो जाएंगे, नेटवर्क ऑफ टिव्यू, और यहाँ पर लोब्यूल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लोब्यूल्स। अगर तुम हाथ से बनाना चाहो तो 2 मिनट में बन जाता, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्लियर है? सॉरी, अब मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूं। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसमें पूछा जाएगा कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर 2 तरीके से आता है, एनसीईआरटी में 2 तरीके से दे रखा है, तो ये दे रखा है टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ही, एक इन्होंने क्या किया, यहां से कट किया इसको, अरे यहां से कट कर दिया इसको, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन भी है, तो ट्रांसफर सेक्शन में अलग दिखाऊंगा इसका, समझना मेरी बात। तो ट्रांसफर सेक्शन हम अलग दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ टेस्टिस, किसकी बात करेंगे, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। आज 2 घंटे की क्लास है, टाइम ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा शायद 1.5 घंटे का होगा, है? हाँ, कितने मिनट है, ब्रेक आएगा ना उसके बाद, थोड़ा ब्रेक तुम्हारा आज मैं यूज कर लूंगा, तुम लेट भी तो आए हो आज। हाँ हाँ भाई, बहुत लेट आए हो। अब कल पूछूंगा, क्योंकि आज वो डायग्राम के चक्कर में टाइम निकल गया थोड़ा सा, इसको एडजस्ट करके कल मैं पूछ लूंगा, पर पूछूंगा जरूर, छोड़ूंगा तो नहीं। कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। वैसे आज मूड में था पूछने के बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे इसने अभी हरकतें की, ऐसे बच्चों को यहाँ बुला करके खड़ा करके पूछता, और जब नहीं बता पाते ना, मुर्गा बना करके पीछे तो लाद देता मैं, बुरा मत मानियो, ठीक है। पर अगर तुम, क्या मुश्किल नहीं है, नहीं समझ में आया, तुम किसी के लिए नहीं हंसे, अब मनी मन फालतू चीजों के लिए हंसे, या मनी मन किसी थॉट को देख के हंसे, पर जब टॉपिक चलता है ना, तब शक किस पर होता है, समझ में आ गया? मैंने इसलिए पहले मैं समझाता हूं, मैं जब ये टॉपिक चलेगा तो तुम्हारे अंदर कोई अपना ही ख्याल आ रहा होगा, तब भी आप थोड़ा साइलेंट रहेंगे, ये चीजें होती हैं ऐसी, ठीक है, समझ में आया? आप कुछ भी सोच के, उसमें और भी बच्चे लोग और भी बैठे हैं ना, ठीक है, और भी सोचेंगे भाई क्या बड़ा मतलब बेवकूफ है कि बदतमीज है, क्या है फालतू में हंसे जा रहा है, किसी तुम हंसे अपनी मतलब अपनी कुछ और सोच करके, कुछ और बातों से, पर समय की बात होती है ना, समय। अब तुम कहीं चुटके चले चल रहे हैं, तुम हंस रहे हो तो अच्छी बात है, अब तुम बेवजह हंस रहे हो, या कहीं शोक चल रहा है तुम हंसना चालू कर दिए, वो मारना चालू कर देंगे लोग तुम्हें पकड़ के, साला पागल आ गए यहाँ पर, तो समझ गए ना मेरी बात? तो समय देख के हंसा जाता है, समय क्या है, समझ में? समय के अनुसार, तो समय अभी नहीं था, तो मैं ये सोच के बैठा था, जो जरा सा भी इसके दांत दिखे या कुछ भी गड़बड़ नजर आया, यहाँ बुला करके पूछूंगा सारे एग्जाम्पल, और वो गड़बड़ करेगा ही 100%, तब उसको ढंग से सिखाऊंगा मैं, ये सोचा था, पर चलो बच गए यार। तो कवरिंग ऑफ टेस्टिस में 3 कवरिंग होती हैं, समझना मेरी बात, 3 कवरिंग होती हैं, पहली आउटर,
क्वेश्चन आएगा टेस्टिस की वो कौन सी कवरिंग है जो टोटल कवर नहीं करती, इनकम्प्लीट कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, और ऐसी कौन सी होती है जो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है, ट्यूनिका नहीं नहीं वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैंने एक ट्रिक बताई थी VAV, याद आया? VAV, जो सबसे नीचे अंदर वी आएगा वो वेस्कुलरिस होगा, क्योंकि वेस्कुलरिस वाला पार्ट हमेशा अंदर होता है, बाहर वाला पार्ट वेस्कुलर नहीं होता। जितना अंदर जाओगे वेस्कुलरिटी बढ़ती जाएगी, ब्लड वेसल्स की नंबर बढ़ते जाएंगे, तो बाहर वाला क्या होगा? वेजिनलिस होगा, तो बीच वाला क्या होगा? एल्ब्यूजिनिया होगा। ये ट्रिक याद रखना, ये मैंने कहा था जब प्रेशर में आते हैं, क्योंकि तुम पूरी चीजें पढ़ लो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, जब तुम प्रेशर में होते हो एग्जाम हॉल के अंदर, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे जो तुम अपने ऊपर पछताओगे, और वो तुम्हारी रिपीट का कारण बनेंगे। इसलिए मैंने इतने बच्चों को समझाया, हर साल समझाता हूं कि जितना भी पढ़ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, कंसेप्चुअल पढ़ना, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना, चीजों को इस तरीके से पढ़ना कि हाई प्रेशर में भी तुम उसको भूलो ना, और जब तुम भूलोगे ना तो तुम्हें वो ट्रिक याद आएगी जो तुमने उसको कनेक्ट करके पढ़ी है। और कोई तरीका नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। पेपर सिंपल आता है पर प्रेशर की वजह से आप नेगेटिव करके आते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर लेयर की बात करता हूं, इनकम्प्लीट लेयर। तुम्हें कंप्लीट दिख रही है ये वाली? क्या इनकम्प्लीट है? ठीक है, और जो अंदर लोब्यूल्स बढ़ रहे हैं, अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लगभग हर टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इन लोब्यूल्स के अंदर जो कॉइलिंग दिख रही है ना आपको, इनके अंदर जो टिश्यू भरे पड़े हैं, ये सबसे अंदर की लेयर होगी। तो टोटल 3 लेयर है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस, ये सबसे आउटर लेयर, इनकम्प्लीट लेयर लिख ही देते हैं, चलो। फिर जो ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की, अरे फिर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर व्हाइट कलर की दिख रही है अंदर, अब तुम्हें साफ दिखेगी। इसको तो बोलेंगे ट्यूनिका नंबर 1। ट्यूनिका, ट्यूनिका मतलब क्या होता है? लेयर। ट्यूनिका कौन सी? वेजिनालिस। कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट? आउटर है, इनकम्प्लीट है, बस दो बातें याद रखो, कुछ जरूरत नहीं है। आउटर है, इनकम्प्लीट है। फिर ध्यान से देखोगे, एक और दिख रही है आपको, ब्लू कलर के लोब्यूल्स बना रही है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, अब दो बातें ध्यान रखनी है, कौन सी लेयर, ये क्वेश्चन आता है। तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बनाती है, मिडिल है, फॉर्म 250 testicular lobules in each testis। अच्छा, इसके अंदर व्हाइट व्हाइट टिश्यू दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर के, ये क्या है? नंबर 3 लेयर, वास्कुलरिस। ट्यूनिका वास्कुलरिस, हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है, बस ध्यान रखना, इनर है, इनर है, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स। खत्म, 3 लेयर ध्यान रखनी है। अब हाँ बेटा, क्या चीज? अंदर ही मिलता है ना, लोब्यूल्स के अंदर, व्हाइट कलर में व्हाइट जहां दिख रहा है ना, ये अंदर, मतलब इसी के अंदर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब यहां हम बात करेंगे, दिख रहे कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है कॉइल स्ट्रक्चर। ये कॉइल स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? इट इज अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल्स में एनसीईआरटी क्या लिख रही है, कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 1 से 3। ये क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स।
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हर एक टेस्टिस में कितने होते हैं? 1 2 3 इन ईच टेस्टिस, सॉरी इन ईच लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स मैं पूरी एनसीईआरटी छाप दूंगा, ध्यान रखना नोट्सों में फुल एनसीईआरटी है, ठीक है, बस तुम्हें ये समझना है, ठीक है, कहीं डायग्राम में की फॉर्म में होगी, कहीं फ्लो डायग्राम की फॉर्म में होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 1 2 3 इन ईच लोब्यूल्स, ठीक है। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यानी ये एक भी हो सकती है, ऐसे मानो, अरे मान लो एक है ये कॉइल, दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है, ये तीनों कॉइल मिलकर के कॉमन डक्ट में खुलती हैं, समझ रहा मेरी बात? ये तीन कॉइल या एक कॉइल या दो कॉइल जो भी होंगी एक कॉमन डक्ट में खुलेंगी, इस कॉमन डक्ट को क्या बोलेंगे? ट्यूबुलाए रेक्टी। और यही ट्यूबुलाए रेक्टी आगे जाके नेटवर्क बनाते हैं, इसको बोलते हैं रटी टेस्टीज, ठीक है। तो ये इसमें खुलेगी ट्यूबुलाए रेक्टी। तो भाई ये क्या हो गया? ट्यूबुलाए रटी टेस्टीज। वासा वासा इफ्रेंसिया। कितने वासा इफ्रेंसिया होते हैं? 10 से 12 ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है 10 से 12। ये 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया ही यहां पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझना मेरी बात। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है एपिडाइमिस की? अगर खोल दी जाए कॉइल्ड स्ट्रक्चर को तो 20 फीट लंबी हो सकती है। टेस्टिस के ऊपर तो 6 सेंटीमीटर की होती है, पर अक्सर कर पूछेंगे खोलने के बाद, तो लगभग 20, ये नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, पूछा नहीं जाता, 20 फीट। एपिडाइमिस का मेन काम क्या होता है? पोजीशन क्या होती है? पोजीशन तो मैंने बता दी ना इसकी, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस, स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड मैचुरेशन। फंक्शनल मैचुरेशन अलग बात होती है, फंक्शनल मैचुरेशन और मैचुरेशन। फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। फंक्शनल मैचुरेशन समझते हो? ठीक है, जैसे मैच्योर तो तुम अपने घर पे भी हुए हो, फिर तुम स्कूल में पढ़ाए गए, वहां तुम्हारे अंदर फंक्शनल मैच्योरिटी आई, समझ में आया? हाँ, इसको फंक्शनल मैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में एपिडाइमिस से क्या निकलता है? वास डिफरेंस। वास और फाइनली वास डिफरेंस किस में खुलती है आगे जाकर के?
जैक्यूलेटरी डक्ट, और ये तो आप जानते हैं यूरेथ्रा। यानी आपसे सीक्वेंस पूछेगा, पूरा फ्लो पूछेगा, स्पर्म कहाँ बनते हैं, भाई यहाँ बनते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे, रटी टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, ट्यूबुलर रेक्टी से कहाँ, रटी टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडाइमिस, डिफरेंस, फाइनली यहाँ से बाहर। ये पूरा ट्रैक आ गया, 2 क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाएंगे। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसकी। हाँ, हाँ, 3 महीने के बच्चे के अंदर ये तो पूछनी चाहिए, ये सब कुछ कब डेवलप हो जाएगा यूट्रस में? 3 महीने के बच्चे के अंदर पूरा स्ट्रक्चर विद गुनैट्स डेवलप हो जाते हैं पहले ट्राइमेस्टर में। तभी तो हम कहते हैं पहला ट्राइमेस्टर। बोल बोल तू क्या कर रहा था? हाँ, वो तो नई बात क्या बोल रहा है फिर? हाँ, पहला ट्राइमेस्टर बहुत असेंशियल होता है, क्रूशियल होता है। कहते कोई दवा नहीं खाई जाती, बहुत ध्यान रखा जाता है, पूरा रेस्ट किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं, आयोडीन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा बन रहा होता है पहले ट्राइमेस्टर में। हाँ, जब पहले ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा भी कमजोर होता है, धीरे धीरे रूट फैल रही है नीचे, ठीक है। जब रूट मजबूत हो जाए तब सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप टहलना स्टार्ट करते हो, यानी फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहां प्रेगनेंसी जितनी आगे बढ़ती जाएगी तो प्लेसेंटा उतना मजबूत होता जाएगा, और उस समय उसके फिर मदर दौड़ने का मतलब है टहल सकती है। घर में चक्कियां चलाई जाती थी उस जमाने के अंदर पहले, ठीक है। मतलब पोछे लगाना जो भी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे के अंदर लगभग सारे ऑर्गन पहले ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं। हाँ, अलग थोड़ी ना हो जाएगा, चीज जैसी बन रही वैसी बनेंगी। आगे बढ़े, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब बस एक मैं टीएस और दिखाऊंगा इसकी। अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा आज। हाँ, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। एस्ट्रोजेनाइटेलिया में कल कराऊंगा। अगर मैं टेस्टिस को कट करके दिखाऊं ट्रांसफर सेक्शन, तो अंदर क्या नजर आएगा? अभी बताया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, और 3 भी हो सकती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आप जानते हो भाई बेस पे 2 टाइप के सेल लगे होते हैं भाई। एक तो 2 टाइप के, एक तो होंगे स्पर्मेटोगोनिया और एक होंगे सर्टोली सेल, ठीक है। एक तुम दिखा देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और एक होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल 2 टाइप के सेल आपको बेस पर नजर आएंगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया करते क्या है? ये स्पर्म को मैच्योर करते हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, मैं कहूं कि इनके बाहर क्या होता है, इनकी पेरीफ्री पर बाहर बाहर आपको कुछ सेल्स देखने को मिल जाएंगे। क्या बोलेंगे इनको? इस स्पेस को क्या बोलेंगे जिसके अंदर मिलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यस, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जिनमें आपको 2 तरीके के सेल दिख रहे हैं। आपको यहां तो दिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और यहां क्या दिख रहे हैं आपको? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। और ये बाहर ये जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस क्या है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर मैं इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करता हूं, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या नजर आएगा भाई? यहां पर नो डाउट ब्लड वेसल्स भी होंगे, लिम्फ वेसल्स भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, ठीक है। सब कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहां आपको देखने को मिलेंगे
एक तो ये दिख ही रहा है इंटरस्टिशियल सेल, और क्या देखने को मिलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, ये दिखा दिया हमने। और क्या देखें? अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल को हम और क्या बोलते हैं? लीडिक सेल, लीडिक सेल्स। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा यहां पर? इम्यूनो लॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, competent cells. Immunologically competent cell means like of WBC, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है, पैथोजन से कंपटीशन करती है, फाइट करती है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल जो एनसीईआरटी लिख रही है, समझ रहे हो? अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल क्या रिलीज करते हैं जरा बताओ? एंड्रोजन, एंड्रोजन, कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन इन स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट कर देता है स्पर्मेटिड्स के अंदर, स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। क्लियर बिल्कुल? और स्पर्मेटिड से स्पर्म कौन बनाता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कहां से निकलते हैं? सर्टोली सेल। क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये फैक्टर जाके क्या करते हैं? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। ये क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए कि इंटरस्टिशियल सेल और सर्टोली सेल मिलकर के क्या काम कर रही हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रही हैं। इसका डिटेल रेगुलेशन भी आगे हम लिखा देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, वो वैसा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ आके टेस्टिस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कल मैं एक्सटर्नल जेनिटलिया कराऊंगा, ठीक है, उसमें स्क्रोटम तो है ही, बस पेनिस करा करके सीधे एसेसरी ग्लैंड और सीधा फीमेल वाला पार्ट में स्टार्ट कर दूंगा, कल खत्म कर दूंगा फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। जैसे कि परसों अगर मैं करा पाया तो स्पर्मेटोजेनेसिस और मतलब जितना गैमेटोजेनेसिस करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास परसों का ही टाइम है, सैटरडे का। तो नेक्स्ट वीक फिर तो अगले वीक में आएगा ना मेरा, तो संडे थोड़ी ना मैं। स्पर्मेटोजुआ होता नहीं है, स्पर्मेटोजुआ स्पर्म को ही बोलते हैं। एक ही बात है, स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स। और बोलो। काउंटर करंट, इन्होंने टेस्टिस को अंदर ही रखा, टेस्टिस के चारों तरफ एक ब्लड का इस तरीके से काउंटर करंट डेवलप किया जो अंदर के टेम्परेचर को, मतलब बॉडी के टेम्परेचर का इफेक्ट उसको होने ही नहीं देता, ठंडा रखता है। इसको कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। इन्होंने जो अडेप्ट कर पाए, ऐसा इस तरीके की चीजें बना पाए, उनको जरूरत ही नहीं थी डिसेंड करने की। जो नहीं बना पाए उनको जरूरत थी डिसेंड करने की। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया कौन बनाता है, ये कहना चाह रहे हो? एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया आपके स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रीमोडल जर्म सेल्स। ये प्राइमोडल जर्म सेल्स कहा जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। कहां पर? योक सैक के अंदर, ठीक है। वहां से वो माइग्रेट करते हैं और इंतजार करते हैं टेस्टिस के बनने का, और फिर टेस्टिस में जाके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं और माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं, समझ रहे हो? हाँ, इन्हीं से बनते हैं आगे जाके, प्राइमोडल जर्म सेल से बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं और फिर तो कंटिन्यू मेंटेन करते रहते हैं ओल्ड एज तक, ठीक है। और प्यूबर्टी आने पर मियोसिस स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट करना, रुकी हुई मियोसिस नहीं स्टार्ट होती है। फीमेल में जन्म लेने से पहले ही मियोसिस चालू हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बस इंतजार करती है प्यूबर्टी का, तब रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ती है, समझ रहे हो? हाँ, ये तो तुम डायग्राम समझ ही रहे होगे ना, जो मैंने बना दिया थोड़ा अच्छा बना दिया है,
इंटरस्टिशियल सेल समझ ही रहे हो, स्पर्मेटोगोनिया समझ रहे हो, स्पर्मेटोजुआ समझ रहे हो, समझ गए ना मेरी बात। और सर्टोली सेल भी है। तो बस तो यहां तक आपको ये याद रखना है, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजुआ, जो ऊपर दिख रहा है ना ये स्पर्मेटोजुआ है, स्पर्मेटोगोनिया बेस पर लगे होंगे, इंटरस्टिशियल सेल बीच में होंगे, ये तो ये पोजीशन आपको देख लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। अब मिलते हैं कल, तुम्हारा ब्रेक अभी यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं कल